कर दिया, नहीं करो। पैनिक करोगे, इसको पहले करोगे, जो आता है वो भूल जाएगा। जिसको पहले आता है, जो सवाल आता है, अगले सवाल को देखने से पहले उसको वहीं डन करके सेव करके आगे चलो, ठीक है। और इन सवालात को आखिर में करो। अब जब वो कहते हैं कि आपने क्या नाम है, प्रोग्राम लिखना है, तो आपने सिंटैक्स उसका लिखना है। ठीक हो गया। अब पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या चीज है। हमें पता है कि जब हम सिंटैक्स, हमारे पास नॉर्मल जो होता है वो स्टार्ट होता है इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद आईओ स्ट्रीम, ठीक है, ताकि हम लाइब्रेरी को ऐड कर सकें। अभी ये यहाँ पर राइटिंग बड़ी खराब आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग, अब जो आपके टीचर ने आपको करवाया, ठीक है, नेम स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने लिखना है जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, स्टडी, ठीक है। उसके बाद आपने टर्मिनेटर, इसके बाद टर्मिनेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने टर्मिनेटर लगाना है, इसे सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो हमारा खुलता है इंट मेन तक या वॉइड मेन, हम जो लिखते हैं, पहले हम लोग वॉइड मेन लिखते थे, अब इंट मेन लिखते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। और फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट खुलता है, यहाँ बंद होता है, और रिटर्न एंड पर 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि आपने राइट अ प्रोग्राम, उसने आपको कमांड दे दी है कि पहले सिंटैक्स लिख लो, क्योंकि वहां पर लाइंस नहीं होती तो आपको फिक्र नहीं होगी कि मैंने इतनी स्पेस छोड़नी है। आपकी ब्लैंक स्पेस है तो आप जितनी मर्जी रिटर्न 0 करके उसको कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा वो प्रोग्राम आता है और वो कहता है विच डिफाइंस। अब डिफाइंस या डिक्लेयर, ठीक है, ये दोनों लफ्ज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर या डिफाइन करने का मतलब है कि वेरिएबल्स को आप बनाएं, ठीक है। हमें मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो अपने सी प्लस प्लस में बनानी पड़ती है, ठीक है। अपने आपको डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, ठीक है, डेटा टाइप क्या है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजीज, कीवर्ड क्या है, ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ये नहीं आएंगी ना तो प्रोग्राम का भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। वो कहता है डिफाइन वेरिएबल्स। वेरिएबल हमेशा, मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर होता है, एक स्पेस होती है हमारी मेमोरी में जिसका हम नाम रखना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लेट्स सपोज आपका एक कंप्यूटर है जिसमें 32 बिट स्पेस, स्टोरेज स्पेस है, और उसमें आपने क्या करना है कि इस 32 बिट्स में एक मेमोरी लोकेशन बनानी है, ठीक है, जिसे हम एक नाम देंगे और वो हमारा वेरिएबल होगा, और उसके अंदर हम नंबर्स को स्टोर करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे, सिर्फ नंबर्स को नहीं, हर चीज को स्टोर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि मेरा वेरिएबल का नाम है सवेरा रिजल्ट, ठीक, ये मेरा वेरिएबल है। अब इस पता यही चल रहा है कि मैंने इसमें सवेरा का रिजल्ट डालना है, ऐसी बात है ना। तो आपने अपने वेरिएबल के नाम भी इस तरह लिखने हैं। जब आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, फिर आप उसको ए बी सी कर लो या एक्स वाई जी कर लो, ठीक है। जब आप किसी का रिजल्ट, किसी की एज, तो फिर उस बंदे का नाम और एज कर लो, या फिर स्टूडेंट रिजल्ट, स्टूडेंट एज करके, वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब ये कोई कैद नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते, वो भी आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे वॉइड आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं, वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में है, ठीक है। तो वो एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम लैप्स हो जाएगा, काम नहीं करेगा, एरर देगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर सवेरा रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसमें उसका रिजल्ट स्टोर करूंगी। अब आगे चलते हैं, यानी हमने एक वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या, उसके बाद वो कहता है ऑफ टाइप डबल, या लिखेंगे डायरेक्टली डाटा टाइप, या वो लिखेंगे टाइप। इसका मतलब यही है कि डाटा टाइप रखना, यानी आपका डाटा किस किस्म का है। क्या वो न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स हैं, क्या वो अर्थमेटिक है, उसमें कुछ अर्थमेटिकली आपने प्लस माइनस करके सम करके रख रहे हो, या वो करेक्टर्स हैं, या वो डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, या वो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं। अब आपको उसने क्या कहा है, टाइप डबल। अब उसने आपको डाटा टाइप भी दे दी है कि आपने डबल डाटा टाइप इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब मैंने जो लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आ जाते हैं,
इसमें हमने क्या करना है कि मैंने लिया था, उसने कहा है डबल हमारी जो है, हम डाटा टाइप जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, और उसके बाद फिर जो हमने आगे उसको वैल्यू देनी होती है या हमने आगे चलना होता है। ठीक है, तो हमारे पास डबल आ गया और मैंने अपने उसका नाम सवेरा रिजल्ट रखा था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने नाम सवेरा रिजल्ट में एस बड़ा रखा था और आर बड़ा रखा था, तो फिर मैंने आगे भी इसको कंटिन्यू इसी तरह लेके चलना है कंसिस्टेंटली। कभी भी ये नहीं करना कि आप छोटा कर देना, आपका प्रोग्राम तब भी रन नहीं करेगा। ठीक है, ये इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, टर्मिनेटर लगाना नहीं भूलना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको प्रोग्राम नहीं आता, सिंटैक्स लिख दो, आपको एग्जामिनर डेट नंबर दे देगा कि उसको कुछ बच्चे को कुछ आता है। ठीक है, और ना लिखने से बहुत बेहतर है कुछ लिख के आओ। एग्जामिनर जो होते हैं वो समझते हैं कि इस लेवल पे प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं आती, तो बच्चों को नंबर देते हैं, खाली जगह नहीं छोड़ के आनी। अब मेरी एक स्टेटमेंट बन गई कि डाटा टाइप डबल लेना। अच्छा, डबल डाटा टाइप में क्या होता है, हम लोग जो डेसिमल नंबर्स ना एक्यूरेटली स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, और ये 8 से 16 बिट का साइज होता है इस डाटा टाइप का। ठीक है, डाटा स्टोर करता है। हमारे पास जो इंटीजर होता है वो 4 बिट डाटा स्टोर करता है, सॉरी बाइट, 4 बाइट। और जो हमारे पास 4 होता है वो भी 4 लेता है, फ्लोटिंग भी 4 लेता है, और जो डबल होता है वो हमारे पास 8 से 16 तक लेता है। मेरे ख्याल से फ्लोटिंग भी लेता है, इसे कंफर्म कर लेना 8 तक, मुझे कोई कंफर्म नहीं है, इसे सर्च करके ना वेरीफाई कर दें चैट बॉक्स में। तो ये स्पेस के साइजेस लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग फिर इसको देखते हैं अपने पास वहाँ के। अब मजीद विच स्टोर्स 3 डिफरेंट। अब वो कहता है कि स्टोर यानी हम लोगों को पता है कि स्टोर का क्या मतलब है, कि वो इन वेरिएबल्स के अंदर नंबरों को डाल रहा है। स्टोर 3 डिफरेंट वैल्यूज इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट, यानी हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनके अंदर डेसिमल पॉइंट्स हैं। हमने डेसिमल पॉइंट्स क्या होते हैं, 8.9, तो ये डेसिमल जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल कहते हैं। तो कहता है कि ऐसे नंबर्स डालें जिन जो तीनों डेसिमल पॉइंट्स अलग अलग हो और उनके हमने स्टोर करवाना हो इस वेरिएबल में। ठीक है, यूजिंग सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर। अब देखो, एक मैं छोटा सा तुम लोगों को यहाँ पर कराती हूँ कि जिस बच्चे की प्रोग्रामिंग में कमांड नहीं है, उसे नहीं पता कि मुझे मैनिपुलेटर्स क्या है। हमेशा देखो, वो कह रहा है कि आगे आप उस क्वेश्चन को पढ़ो तो वो कहता है कि प्रिंट करवाने। ठीक है, और जब भी कोई मैनिपुलेटर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने सिंपली उसे कैसे लिखना है, आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सी आउट करना है। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेटर का जो नाम दिया है सेट प्रीसिशन। अब जरा सेट प्रीसिशन वाले में ना यहाँ एन आता है। ठीक है, आपने कोई ना कोई नंबर लिखना होता है कि जितने आपको डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर चाहिए उतने आपने नंबर ले लिया, और उसके बाद फिर आप अपने वेरिएबल का नाम जो था सवेरा रिजल्ट लिखकर इसको एंड डेल कर दोगे। एंड डेल जरूर लगाना ताकि ये अलग अलग लाइन में आए, एक लाइन में मर्ज होकर आंसर नहीं आए, वरना जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो एक लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई। अब अगर हम इस प्रोग्राम को सवाल पैदा होता है कि हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे कि अभी मैं साइंटिक्स से नहीं शुरू कर रही। ठीक है, मैं सिंपली आपको ना साइंटिक्स क्योंकि मैं लिख के बता दिया। साइंटिक्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम लोगों ने एक डबल, उसने क्या कहा था कि इंट मेन सबसे पहले जो साइंटिक्स के बाद है। ठीक है, इन मेन के बाद करली ब्रैकेट खुलेगी, यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ शुरू कर लें, इज अप टू यू। उसके बाद उसने कहा था कि डबल मेरा उसका नाम था सवेरा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू, उसने कहा कोई भी डेसी नंबर वाले नंबर ले लें तो मैं कोई भी तीनों डिफरेंट करके लूंगी। ठीक है, और इसी तरह इन तीनों को दोबारा दोबारा रिपीट करूंगी, डबल सवेरा रिजल्ट, और आगे मैं नंबर चेंज करती थी। ठीक है, और बार बार लिखने से बेहतर है पेपर में टाइम करो, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है कॉपी पेस्ट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, और इसमें मैं 3 वैल्यूज को स्टोर कर दूंगी। फिर उसने कहा कि सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर यूज करना है, तो बस फिर मैं सी आउट करके सेट प्रिसिशन, उसने हमें ये भी नहीं बोला कि कितने नंबर्स दिखाए, तो मैं यहाँ पर 3 कर दूंगी। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों के नंबर के लिए अलग अलग करके मैं इसको, अच्छा यहाँ पर क्या नाम है कि तीनों वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो आप कर सकते हो सवेरा रिजल्ट 1, सवेरा रिजल्ट 2, सवेरा रिजल्ट 3, इन तीनों का अलग अलग होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है सेट प्रिसिशन लगाओ। ठीक है, उसके बाद आप सवेरा रिजल्ट 1 किया, उसके बाद
यहाँ पर भी बेशक नंबर चेंज करते जाओ या एक ही रखो और इसको तीनों को रिपीट करोगे तो आपका ये प्रोग्राम लिखा जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमें ये मैनिपुलेटर्स को याद करना है, इसका वो करना इसलिए जरूरी नहीं है कि जब भी मैनिपुलेटर आ रहा है बस सी आउट के साथ इस तरीके से वेरिएबल लगाना है, मैनिपुलेटर पहले लगाना है, फिर वेरिएबल लगाना है, फिर एंडेड लगाना है, बस ये याद रखो जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। अब जरा मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई कि कैसे प्रोग्रामिंग को आपने ब्रेक डाउन करना है। नहीं समझ आई कि प्रोग्राम को कैसे ब्रेक डाउन करना है एग्जाम में। स्टार्ट से थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। एक्चुअली वो पीपीटी पे नहीं थी तो मैं तब आई हूँ जब आपने फर्स्ट स्टेप पिक करवा दिया था। थोड़ा सा बस का स्टार्ट में से बता दें। अच्छा, स्टार्टिंग में कि जहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, सबको यही समझ नहीं आया, इसी पर यस मैम कह रहे हो? किसी को समझ नहीं आया? मुझे जरा थोड़ा मैसेज में खुल के बताओ ताकि मैं इसको रिपीट करूं। आई थिंक बाकियों को समझ आ गया, मुझे नहीं आया क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं थी। बाकी सभी अच्छा पे अच्छा, यस मैम सही बोल है, रहे हैं। ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, है ना। जब आपके पास ये प्रोग्राम आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब वो कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, तो आपके पास साइंटिक्स होना चाहिए। आपको याद है ना कि साइंटिक्स क्या है? हैश इंक्लूड से जो स्टार्ट होता है, इंट मेन, जो हमारी बॉडी, फिर बॉडी आती है और फिर हम रिटर्न करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर में ये साइंटिक्स होता है हमारा, ठीक है। हमने लाइब्रेरी ऐड करनी होती है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे होते हैं, फिर हम इंट मेन के अंदर हमारा सारा प्रोग्राम लिखा जाता है। और जब वो कहते हैं कि अपने प्रोग्राम लिखना है, जैसे आपने आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, राइट आप प्रोग्राम, उनने कमांड दिया, आपको पता है सी प्लस का सीक्रेट, पहले साइंटिक्स लिख के छोड़ दो, ठीक हो गया। उसके बाद वो हमें दोबारा क्या कहते हैं कि विच डिक्लेयर या डिफाइन, अब क्वेश्चन में या वो डिक्लेयर कर सकता है या वो डिफाइन कर सकता है। ज्यादातर एग्जामिनर जो होते हैं वो डिफाइन कहते हैं, क्योंकि डिक्लेयर से बच्चों को पता लग जाता है। तो डिफाइन हमेशा वेरिएबल करते हो, क्या करते हो? वेरिएबल करते हो। नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल ऐसे कंटेनर्स हैं, ऐसी स्पेसेस हैं जहां पर आप उनको नाम देते हो और अपने डाटा को स्टोर करते हो। जैसे मैंने अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पर सवेरा रिजल्ट रखा, ठीक है, और मैंने इसको डेटा टाइप देनी होती है। अब हम सबको पता है, लेकिन आगे वो क्वेश्चन में ये भी बोल रहे हैं कि आपने उसको टाइप कौन सी देनी है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन में लेकर जाऊं तो देखो वो कह रहा है टाइप डबल। तो हमें पता है कि हमारे पास इंट, चार, फ्लोट और डबल, ये कुछ फेमस डाटा टाइप्स जो हम यूज करते हैं। फ्लोट जो है वो डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करता है और डबल भी डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन डबल जो है वो ज्यादा प्रिसिशन के साथ काम करता है, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है, इसलिए उसने क्या कहा है कि आपने डाटा टाइप डबल रख लेना है। तो इतना तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो पहले हमारे पास डाटा टाइप आती है, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल आता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि स्टोर, अब हमें पता है कि हमने वेरिएबल में नंबर स्टोर करने हैं, 3 डिफरेंट वैल्यूज इंक्लूडिंग डेसिमल नंबर, यानी ऐसे नंबर्स होंगे जो डेसिमल पॉइंट होंगे लेकिन उन्हें दिया नहीं है। तो आप कोई भी ऐसी वैल्यूज ले लो, जितनी जितनी मर्जी लंबी ले लो, डेसिमल के पॉइंट 10 नंबर ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, बस डेसिमल होना जरूरी है, ठीक है। यूजिंग सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर, अब देखो अब यहाँ पर बच्चा घबरा जाता है, सेट में प्रिसिशन मैनिपुलेटर क्या है। जिधर मैनिपुलेटर का लफ्ज आ गया ना, वहां आपने क्या करना है, वहां पर आपने सिंपली करना है, ये इस्तेमाल करना है सी आउट, ठीक। इसके बाद जो मैनिपुलेटर आपको बोला है उनने, सेट प्रिसिशन है या कोई भी है, क्योंकि आपसे भी आउटपुट तो नहीं ना मांगे, आउटपुट मांगे फिर आपको मैनिपुलेटर्स का पता होना जरूरी है, लेकिन वैसे लिखने के लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका वेरिएबल नेम, ठीक है, और उसके बाद आपका एंड एल, दैट्स इट, बंद कर दो। हमेशा मैनिपुलेटर क्वेश्चन में आगे ये करोगे और खत्म, ठीक है। अब उसने कहा है कि 3 डिफरेंट वैल्यूज यूज करनी है, तो आपके पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होना जरूरी है, बस इस चीज का ख्याल रखना है। जैसे मैंने डबल सवेरा लिखा 1, डबल सवेरा 2, डबल सवेरा 3, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे, तभी देखो 3 उन्होंने कहा है, 3 पहले उन्होंने बोल दिया 3 लेने हैं जिसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करना है। सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर टू प्रिंट, अब प्रिंट हमें पता है कि जहां प्रिंट लिखा है वहां सी आउट है,
all three values with different number of digits after the decimal number। वो कहता है कि different number of digits, ठीक है। तो आप किसी सेट प्रिसिशन जो होता है ना, जो हम लिखते हैं, इसका बस ये याद रख लो कि सेट प्रिसिशन के आगे n आता है, ठीक है। अब उसने कहा है ना कि डबल डिफरेंट नंबर, तो यहाँ पर आप सवेरा रिजल्ट 1 का 3 लिख दो, सवेरा रिजल्ट 2 का 4 लिख दो और 5 लिख दो, तो डेसिमल के बाद 5 नंबर आ जाएंगे, डेसिमल के बाद 4 आ जाएंगे। टेक्स्ट में पिछली चैट में पूछा था मीटिंग में कि आयो स्ट्रीम के साथ देखिए आपकी बुक में जो है ना, आपने उसके साथ वही लाइब्रेरीज ऐड करनी है, ठीक है। कोई भी खुद से नहीं ऐड करनी, कोई भी एडवांस काम खुद से नहीं करना। जो लाइब्रेरीज जो स्टैंडर्ड 60 उनने करवाया, आपका जो साइंटिक्स है उससे करवाना, ठीक है। ये मैंने जो सीखा हुआ था मैंने उससे करवाया, लेकिन आपके जो हैंड आउट्स में है उससे करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं, जो है एसक्यूएल। अच्छा, एसक्यूएल मैं पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगी जो मुझे पता है कि आएंगे, क्योंकि आप सी प्लस प्लस पढ़े हो तो उनका मेन फोकस जो है वो आपको ज्यादा वही कराने पर होगा कि उसी से पूछें। ये टॉपिक से इसलिए कर लो कि इसमें से आपको 3 से 4 एमसीक्यू आ सकते हैं। एमसीक्यू लिहाज से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो मैं जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना पढ़ लो। बाकी इंट्रोडक्शन मुझे नहीं पता कि हम लोगों ने आपको ग्रुप बाय पढ़ाया है या नहीं, इस तरह के कुछ पढ़ाया है तो वो मुझे आप चैट में बता दो। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आता है एसक्यूएल, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड, ये लिख लो अपने पास, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। अगर कोई HTML के बाद कंप्यूटर में कोई आसान लैंग्वेज है तो वो हमारे पास, अच्छा, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो वो हमारे पास SQL है, ठीक है। HTML क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। ये हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज है। अब इसका पर्पस क्या है, ठीक है। ये क्या है जी? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये हमारे डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी करती है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज डेटाबेसेस, ठीक है। देखें, डेटाबेसेस जो हैं उसमें हमारे पास डाटा होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डाटा हो सकते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल का एक डेटाबेस है तो उसमें क्या होगा? पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट, ब्लड ग्रुप, ठीक है, होगा। अब देखो, किसी भी हॉस्पिटल में एक पेशेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये पेशेंट 1, ठीक, पेशेंट 2, पेशेंट 3 का डाटा है जिन्हें थैलेसीमिया है, लेट्स सपोज, ठीक है। और हमारे पास थैलेसीमिया के ग्रुप में हमारे पास 5 पेशेंट्स हैं, ठीक है। हालांकि 100 के हिसाब से होते हैं। उसके बाद हमारे पास गेस्ट्रो के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास 10 हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है कि इंटायर डाटाबेस है हमारे पास पेशेंट्स का। ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स अलग हैं, गैस्ट्रिक पेशेंट्स अलग हैं, ठीक है। शुगर के पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स अलग हैं, ब्लड प्रेशर के अलग हैं। तो ये सब डाटाबेस है जिसमें नेम, एज सब कुछ स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस तरह अगर स्कूल का डाटाबेस क्या होगा, उसमें बच्चे का रिजल्ट, मिड टर्म का रिजल्ट, असाइनमेंट्स का रिजल्ट, आपके क्विज़ का रिजल्ट, सब ये सब क्या होता है? डाटाबेस होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग इसमें डाटा, अब एसक्यूएल का एक पूछते हैं कि हम एसक्यूएल को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछना है कि एसक्यूएल को क्यों यूज करते हैं तो सबसे पहले हम एसक्यूएल को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ रिट्रीव करने का क्या मतलब है। किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालना या पढ़ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। अब इंसर्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट 4 नया आ गया, उसका डाटा मैं डाल रही हूँ, ठीक है। या पेशेंट 1 जो है उसने रिकवरी कर ली है, ठीक है। तो उसको मैं अपडेट कर रही हूँ कि भाई ये रिकवर्ड हो चुका है, ठीक है। रिट्रीव क्या कर रही हूँ? मुझसे कोई पूछता है कि आपके पास कोई पेशेंट 1, पेशेंट 2 नाम का बंदा है, तो मैं कहूँगी जी वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। तो ये हो गया रिट्रीव करना, इंसर्ट करना एक डाटा और या एक नया टेबल बना देना, या एग्जिस्टिंग डाटा में चेंजेस कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है डिलीट करना। मैं कहती हूँ मैंने ये अपडेट भी कर दिया अपने डाटाबेस में कि पेशेंट 1 ठीक हो गया, फिर मैं पेशेंट 1 का डाटा डिलीट भी कर देती हूँ कि अब हमें ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
इसलिए ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और ये इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं, ठीक है, और इन्हें हम हमेशा कैप्स लॉक में लिखेंगे, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी क्यों क्यों कैप्स लॉक में लिखेंगे, क्योंकि आप खुद ही काम कर रहे होगे, खुद ही भूल जाओगे कि अब भाई इसमें कौन सा इंग्लिश वर्ड है और कौन सा मेरा कॉलम नेम था, कौन सा टेबल नेम था, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाटा को इंसर्ट या सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम डीबी एमएसबी कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोग लिख लें। माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर एंड एसक्यूएल, ठीक है। ये क्या है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे पास डाटा से इंटरेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, मैं स्क्रीन को हटा रही हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लो। उसके बाद हमारे पास आता है जी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखें डेटाबेस क्या होता है, एक रिलेशनशिप ही होता है रोज और कॉलम्स का, ठीक है। ये हमारे पास एक डेटाबेस है, इसमें डाटा हमारे पास मौजूद होता है, ये हमारे पास कॉलम होती है, ये हमारे पास रो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम कभी भी रो और कॉलम नहीं कहते, ठीक है। इस पूरे टेबल को हम टेबल भी नहीं कहते, ठीक है। जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती है उसको हम टेबल कहते हैं, जैसे स्प्रेडशीट होती है। लेकिन अगर जब हम एसक्यूएल की जुबान में बात करेंगे तो हम टेबल को क्या कहते हैं, एन एंटिटी, ठीक है, क्या कहते हैं, एंटिटी, ये लिख लो। उसके बाद हम लोग कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी, ऑफ दिस एंटिटी, ठीक है, यानी इस टेबल की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंटिटी क्या है, टेबल है, कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी, और रो हमारे पास होती है रिकॉर्ड और इंटेंस, ठीक है। ये दो नाम होते हैं इसके, ये आपने अपनी ज़हन में रखने, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लिख लो, ठीक है। और अब अगर हमने टेबल क्रिएट करना है एसक्यूएल में, वो कहते हैं कि सिंटैक्स क्या है टेबल क्रिएट करने का, तो सिंपल, आप ये सिंपल से एक सिंटैक्स है। मैं लेयर और नहीं ले सकती, आप साइंटिस्ट से आके आपने सिंपल क्रिएट डेटाबेस सबसे पहले कमांड लेनी है, लेकिन इसको लिखना आपने उसमें है कैप्स लॉक में, क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नेम, ठीक है, जो भी आपका नाम आप रखना चाहते हो, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, और वो छोटे बड़े लफ्ज में प्रॉब्लम नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि अगर जो आप का नाम वगैरह है वो सब छोटे में लिखो, ताकि आपको पता चले ये मेरी कमांड है और ये नाम है, ठीक है। टू क्रिएट टेबल, अब आप जब टेबल क्रिएट करोगे तो आपने क्या करना है, क्रिएट, ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड है, ठीक है, और टेबल के लिए आगे आप टेबल का नाम रख दो, कुछ भी रख दो, रिमशा रख दो, स्कोर रख दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, टर्मिनेटर लगाना है और कॉलम 1 और उसकी डाटा टाइप बता दो, कॉलम 2 और उसकी डाटा टाइप बता दो, ठीक है। यहाँ पर डाटा टाइप लिख दो। ये इसकी कोई प्रोग्रामिंग का सवाल आपको आ नहीं सकता, तो इसलिए परेशान नहीं होना, ये बस सिंटैक्स है, इसमें भी एमसीक्यूज आएंगे, तो इसको हम सबसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरी कोशिश है मैं आप लोगों को वो करा दूं पहले। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आता है जिसका एमसीक्यू भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, कर्ड ऑपरेशंस, ठीक है। कर्ड ऑपरेशन में क्या होता है, कर्ड ऑपरेशन में क्रिएट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रीड, आर से रीड, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूज से अपडेट,
और डी से डिलीट। ये हमारा कर्ड ऑपरेशन है, यानी सिंपल ये काम हमने करने होते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लो कि वो पूछ सकते हैं व्हाट इज कर्ड ऑपरेशन, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हम लोगों ने जो बेसिक परफॉर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, दीज आर कॉल्ड कर्ड ऑपरेशंस, ठीक है। अब एसक्यूएल क्यूरीज क्या होती हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि एसक्यूएल क्यूरीज क्या होते हैं। ये भी एमसीक्यू है। एसक्यूएल क्यूरीज जो है, एसक्यूएल क्यूरीज आर यूज्ड टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस, कमांड्स और इंस्ट्रक्शन यू गिव डाटा टू ऐड, मॉडिफाई। और अब अच्छा, ये क्यूरीज क्या होती है, इसमें परेशान नहीं होना। वैसे तो इंग्लिश में क्यूरीज जो है वो सवाल होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बेसिक जो क्यूरीज हैं जो आपके एमसीक्यू में आ सकती हैं, और जो मेन है वो होती हैं सिलेक्ट, ये भी लिखना है, सब बड़े कैप्स लॉक में लिखना है, बार बार कह रही हूँ मैं। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और ज्वाइन, ठीक है। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। सिलेक्ट क्या होता है कि किसी भी डाटा से हमने अगर रीड करना है ना, तो मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि पेशेंट 1 का जो थैलेसीमिया वाला बंदा है, उसमें से डाटा लेकर आओ, उसकी क्या एज है, ठीक है। तो ये प्लान उसमें से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, यानी रीड करने के लिए सिलेक्ट की इस्तेमाल होगी। इंसर्ट जो है वो डाटा डालने के लिए या तो एक नई शीट बनाएगा पेशेंट 4 की कि भाई एक और थैलेसीमिया का आ गया है, या फिर वो बताएगा कि अब थैलेसीमिया पेशेंट 2 जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट की तबीयत ज़्यादा खराब है, बीपी भी है और डायबिटिक भी शो है, तो वो उसमें डाटा इंसर्ट करने को भी, यानी डालेगा, तब हम इंसर्ट का क्यूरी इस्तेमाल करेंगे। डिलीट का, या पेशेंट 1 ठीक हो गया डिलीट कर दो, या अब इसकी नॉर्मल आ रही है शुगर, तो वो डिलीट कर दो, वो कॉलम डिलीट कर दो, रो डिलीट कर दो, एक बस फील्ड डिलीट कर दो सिर्फ, तो वो क्या है, हम लोग उसको डिलीट करने के लिए। अपडेट क्या है जी, पेशेंट 1 जो है अपडेट ये कि वो ठीक हो गया या उसकी शुगर वो नहीं आ रही, तो हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। या पिछले साल वो 47 ईयर्स का था, वो 46 का, तो हमने सिर्फ 48 का हो गया, डेट अपडेट कर दी, ठीक है। तो ज्वाइन जो है वो दो डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन करके एक नया डाटा बनाने के लिए आता है। जैसे मैंने कहा था कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और शुगर के पेशेंट्स हैं, तो अब इन दो टेबल्स में से वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि जो पेशेंट 1 है ना, उसकी शुगर भी ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो शुगर के पेशेंट्स भी बड़े बढ़ गए हैं, और एक शुगर के पेशेंट को खून की कमी भी है, तो फिर थैलेसीमिया का पेशेंट भी बढ़ गया, तो एक नया डाटाबेस बन जाएगा, यानी जिनको थैलेसीमिया और शुगर दोनों है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई सबको? मैं आगे चलूँ? ये साइंटिक्स नहीं लिखवा रही है, जो मैंने सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ज्वाइन किया ना, तो इसके आपने साइंटिक्स कर लेने हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात अपनी जहन में रखनी है, साइंटिक्स बड़े आसान है, सिर्फ साइंटिक्स याद करो, ठीक है। प्रोग्राम लिखने को नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह। आ गया तो फिर तुम लोग को सी प्लस प्लस में असल में ना एसक्यूएल का काम नहीं है, तो उन्होंने मेरे हाथ से आपको इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया होगा, प्रोग्रामिंग नहीं कराई होगी, ठीक है। अच्छा, जो ज्वाइन है ना, वो जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये याद कर लो, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं ज्वाइन, और वो होते हैं लेफ्ट, ठीक है, राइट, फुल, और एक होता था इनर, ठीक है। ये 4 टाइप के जॉइन हैं, ये आपने अपने ज़हन में रखने हैं, ये टेबल्स को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके साइंटिक्स देख लेने हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट आता सुनिएगा, है। ये जो 4 टाइप आपने जी जी, बताए हैं ज्वाइन के, भी इनका भी कैप्स लॉक्स में ही होंगे, मतलब कि हमने इसको स्मॉल में नहीं यूज करना? हाँ, ये सब देखिए, जो आप एसक्यूएल में लिख रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट कि आप उसको कैप्स लॉक में लिखो, ओके। ठीक है। सिर्फ कॉलम 1, आपके टेबल के नाम, ये सब होने चाहिए, या कंडीशन, ठीक है। ये आप सबकी आप उसको लिखोगे नॉर्मल जैसा हम लिखते हैं मिलाकर, और बाकी इसको कैप्स लॉक में लिखो, ताकि आपको भी समझ आ जाए और प्रोग्राम इजी टू रीड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रेंट्स का, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपने समझ लें, ठीक है। बाकी और याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होती है, ये यूनिकनेस क्रिएट करती है, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि जो
जो रोल नंबर मेरे पास है वो सवेरा के पास ना जाए, ठीक है। मैं एक छोटा सा यहाँ पर डेटाबेस बनाती हूँ, ठीक है। प्राइमरी की जो मैंने रोल नंबर बच्चों को दिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद मैं बच्चों के नाम लिख देती हूँ, अभी नाम लिखने का टाइम नहीं है तो मैं ABC कर रही हूँ, ठीक है। ये बच्चों के नाम आ गए और फिर मैं बच्चों के सब्जेक्ट लिख देती हूँ, ये सॉफ्टवेयर का बच्चा है, ये डाटा साइंस का बच्चा है, ये इंग्लिश का बच्चा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस है। तो ये मेरे पास प्राइमरी की है, प्राइमरी की 5 लाख बच्चा 5,000 बच्चा, ठीक है। ये हमेशा ये रखेगी कि भाई किसी भी बच्चे के पास रोल नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। इवन तो ये बच्चा एलुमनाई भी बन गया है तब भी, ठीक है। ये जो हमारी स्टूडेंट आईडी होती है सब बच्चों की किस तरह यूनिक होती है, थ्रू प्राइमरी की। उसके बाद हमारे पास आती है फॉरेन की। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेन की क्या कहती है कि रेफरेंशियल, इसका आपने याद रखना है, रेफरेंशियल रेफरेंशियल यानी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है, जोड़ के रखने के लिए, ठीक है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका MCQ आ सकता है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज फॉर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, तो फॉरेन की इस्तेमाल होती है। फॉरेन की क्या है कि अब जैसे मैंने ये टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये नाम बच्चों के पूरे पूरे टाइप करूं, उससे बेहतर है कि मैं सिर्फ दूसरे डेटाबेस में जाऊंगी, उसमें मैं कहूंगी कि वो जो 1 वाला बच्चा था ना, 2 वाला बच्चा, 3 वाला बच्चा, उनकी ये पर्टिकुलर है, ब्लड उनकी ये है, एज ये है, वेट ये है, ठीक है। यानी अब मुझे दोबारा दोबारा प्राइमरी की नहीं लिखनी पड़ेगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फॉरेन की को 4 कर दूंगी तो ये डेटा ब्लैंक आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 4 नाम का की होती है, नॉट नल कंस्ट्रेंट है, सॉरी की नहीं है, कंस्ट्रेंट वैसे को की कहते हैं लेकिन कंस्ट्रेंट है। नॉट नल का ये मतलब होता है कि कोई भी डाटा जो है, नल का मतलब जीरो, नॉट का मतलब कि कोई भी कॉलम हमारे पास खाली ना हो, ठीक है। ये आपको पॉइंट आउट करेगा। जैसे आप बना डालो CNC ना डालो तो वो कहते हैं कि ये फील्ड फिल नहीं है। सिमिलरली जब आपने BU में एडमिशन लिया होगा, आप फॉर्म फिल करते थे, कोई फील्ड रह जाए तो आपको वो दोबारा कहता था कि ये एरर देता था, तो वो बेसिकली क्या होता है, नॉट नल होता है। अब उसके बाद यूनिकनेस, यूनिकनेस का क्या होता है, यूनिक सॉरी यूनिक का क्या होता है कि इसका भी मतलब है कि हर वैल्यू जो है वो कॉलम में यूनिक है। जो पर्टिकुलरली हमारे पास प्राइमरी की का होता है वो यूनिक का भी काम होता है, ठीक है। ये प्राइमरी की तो हमारे पास, क्योंकि प्राइमरी की से हम डाटा को कनेक्ट भी कर रहे होते हैं, यूनिकनेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। यूनिक से ये होता है कि वो उसका सिंगल ये काम है, वो किसी भी डाटा को, क्योंकि प्राइमरी की और फॉरेन की आपस में मिलकर एक डाटाबेस को कनेक्ट करवा रहे हैं। लेकिन यूनिक जो है वो बस इस डाटा में अलग देखेगा, इस डाटा में अलग देखेगा, कि भाई हर एंट्री जो है वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कि अगर कोई बच्चे, अब जैसे अब एक BU का बैच है तो उसमें मोस्टली बच्चे 17 to 18 ईयर्स के होंगे, ठीक है। इसलिए यूनिक नहीं होगा। लेकिन ये जो आईडीज होती हैं बच्चों के, फोन नंबर जो होते हैं, वो तो किसी का एक नहीं हो सकता, CNC नंबर, तो वहां पर यूनिकनेस चेक करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास इन इंडेक्स इंडेक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस क्या होते हैं, अब वो कहते हैं कि इंडेक्सेस का SQL में क्या यूज है। इंडेक्सेस जो है वो स्पीड अप करने के लिए डाटाबेस को इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डाटाबेस में हमें सब कुछ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्पीड ही है, ठीक है। तो इंडेक्सेस स्पीड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट रह गया है हमारे पास, एग्रीगेट फंक्शन जो है। अब इसमें हमारे पास कौन से फंक्शंस होते हैं, अच्छा इसमें हमारे पास ना इंटी डाटा टाइप भी होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं, ये भी आप पूछने के वो कहते हैं, वो आपको नीचे लिख दें और वो कहें कि आइडेंटिफाई कि ये क्या है, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे पास, सम होते हैं, एवरेज होती है, अच्छा ये उनके साइंटिक्स है, ठीक है। काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम होता है। ये 5 चीजें आप याद कर लें, और ये उनके साइंटिक्स हैं, पूरे आपने देख लेना है, ठीक है। लेकिन ये आप जब प्रोग्रामिंग में यूज करोगे, ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं। उसके बाद इसमें डाटा टाइप्स होती हैं, इसमें डाटा टाइप्स होती हैं वो सेम होती हैं, इंटीजर, ठीक है, फ्लोट, और लेकिन इसमें बस जो हमारे पास C++ में 4 होती है ना, वो वार 4 होती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है, डाटा टाइप्स में भी वही होती है। दैट्स इट, SQL का टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा किस बच्चे के पास बड़ा टाइम पहुंचे तो फिर वो इनके प्रोग्राम्स वगैरह को देख ले, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह ये प्रोग्राम्स नहीं आएंगे। आप मुझे बताएं कि SQL के
कौन कौन से टॉपिक में फंस रहे हो या बस क्लियर हो गया, हम अगले टॉपिक पे चलें। ये आपने कभी बताया एसक्यूएल की 3 डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड वारचार। हाँ जी, और फ्लोट भी होती है डेटा टाइप, लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है ना, बस सिर्फ चेंज जो है वो बार चार वाली है, ठीक है, जिसमें चेंज है। अच्छा मैं सबको आपकी समझ आया? टेक्स्ट बॉक्स में जल्दी से बताएं, फिर हम आगे चलें। अच्छा मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वो हमें ज़्यादा क्लियर करवा दे तो वेल एंड गुड नहीं होगा। हाँ करवा दे, जो मैं करवा रही हूँ ना वो भी मतलब इम्पोर्टेंट है ये सारे, जैसे जी मैंने आपने बताया जो था कि बताया आज इसमें ये काफ़ी वाले। टॉपिक्स कवर हुए हैं। चलिए आप मुझे दिखा दें। आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं मेरे पास की हो रही, मुझे लगता है कि मैं आप अपनी स्टॉप करूँ स्टॉप तो करें फिर। 1 मिनट जी। हाँ हाँ, देखिए ना ये मेरे टॉपिक्स में भी आज के है, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड फंक्शन क्लासेस, स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और अरे भी होना चाहिए इसमें। जी जो ज़्यादा अभी मैंने देखे ना इन पे यूट्यूब पे वगैरह पे निकाले इनके करंट पेपर्स, उसमें ज़्यादातर टेम्पलेट वाला आया है, क्लासेस वाला है और ऑब्जेक्ट्स वाले ऑपरेटर वाले, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इनमें से बहुत ज़्यादा आया है पेपर। हाँ ये ठीक है, तो जी मैं आपको पहले फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास करा देती हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप मेरे साथ शेयर भी कर दो ताकि मैं बीच में से इसके टॉपिक्स को कुछ को प्रिपेयर भी कर लूँ, ठीक है। ओके। अच्छा अब हमारे पास आता है फ्रेंड्स फंक्शन और फ्रेंड, इसको आपने बड़े मतलब करना है। देखिए क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट में भी बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं उनको हम क्रिएट भी करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी व्यू की जो फॉर वाल आई है, तो वो किसी फंक्शन में ऐड की होगी कि उसमें क्विज़ के नंबर ऐड करने हैं, इतने परसेंट असाइनमेंट के नंबर ऐड करने हैं, तो इस तरह के कामों के लिए हम फंक्शन होते हैं। वैसे हमारे पास जो एवरेज सम जो बेसिक फंक्शंस है ना वो हमारी लाइब्रेरीज में मौजूद है, ठीक है। जो हम कस्टमाइज बनाते हैं वो फंक्शंस प्राइवेट भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकूं, पब्लिक भी हो सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब फ्रेंड का क्या मतलब है, ठीक है। आपके फ्रेंड दो किस्म के हो सकते हैं, एक आपके फ्रेंड क्लास हो सकती है, एक आपके फ्रेंड फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, जिसके दोनों मेंबर्स जो हैं वो या तो फ्रेंड फंक्शन जो हैं वो एक क्लास है, ठीक है, जिसके या तो जो फंक्शंस जितने भी फंक्शंस हैं वो या पब्लिक भी हो सकते हैं, सॉरी प्राइवेट भी हो सकते हैं और रिंशा आपने स्क्रीन प्रोटेक्टेड शेयर भी हो की है? सकते हैं। नहीं, एक मिनट, ओके। नहीं की। कोई बात नहीं। अब आ रही है नजर? जी हो रही है शो। अच्छा रो, मैं अब ये शुरू से कराती हूँ, मैंने सारा। वो भी मैं थोड़ा सा ना दरमियान मुझे लगा कि आप ना साथ साथ लिख रही हैं, फिर मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ स्क्रीन शेयर की है। नहीं नहीं, मुझे बता दिया करो। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना फंक्शंस, ठीक है, वो मैंने आपको बताए हैं कि फंक्शन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट का मतलब हमें पता है कि यार इसको मेरे अलावा कोई इस्तेमाल ना करे, प्रोटेक्टेड को स्पेशल लोग इस्तेमाल कर सकते, पब्लिक सब इस्तेमाल कर ले। ये तीन फंक्शंस की टाइप्स होती हैं हमारे पास। अब जो हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं वो याद रखने हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास फंक्शंस वाले फ्रेंड्स होते हैं, एक हमारे पास क्लास वाले फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अब पब्लिक फंक्शन जो होते हैं उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, हम लोग क्लास में आपने एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, कि हमारे पास जैसे एक ये हमारे पास एक क्लास है लेट्स सपोज, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स, इसके जो मेंबर्स होते हैं यानी इसके अंदर जो लोग हैं वो एट्रीब्यूट्स यानी जिन पे डाटा स्टोर होना है,
ठीक है, और दूसरा मेथड यानी फंक्शंस, ठीक है। ये 2 चीज़ें उसमें होती हैं, ये आपने याद रखना है किसी भी क्लास के अंदर। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि अ फ्रेंड क्लास इज़ अ स्पेशल क्लास दैट कैन असेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भई क्लास क्या होती है? अच्छा क्लास अच्छा क्लास में ये होता है ना कि क्लास में डाटा मेंबर्स और फंक्शन दो चीज़ें आती हैं और क्लास को हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी रिप्रेजेंट करवाते हैं। वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली क्लास क्या होती है कि क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, मैंने एक क्लास डिफाइन की, ठीक है, और उस क्लास का नाम है स्टूडेंट, ठीक है, और उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास अली और सारा है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास होती है। अब इसके अंदर फिर हम एक फंक्शन भी बनाएंगे, तो कहते हैं जो बेसिकली फ्रेंड फंक्शन होता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी दो जो क्लासेस होती है ना, अगर मैंने एक फंक्शन उसमें डिफाइन किया है एक क्लास में, तो वो मैं दूसरी क्लास में यूज कर सकती हूँ। अगर मैं बता दूं कि इस क्लास में जो एक ऑब्जेक्ट है वो इसका फ्रेंड है, ये होता है फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। मैं आपको थ्रू एक कोड है वो मैं आपको उससे समझाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाती हूँ, ठीक है, क्लास रिमशा, ठीक है। अच्छा ये साइंटिक्स वगैरह आपने नहीं भूलने अपने, ठीक है। और मैंने कहा ये क्लास जो है ये प्राइवेट क्लास है, ठीक है। और फिर मैं क्या कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि इसमें इंट ए और इंट बी मेरे पास जो है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। वाई वो इसे इस्तेमाल कर सकती है, मैंने बस इतना लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने एक प्राइवेट फंक्शन बनाया रिमशा, और फंक्शन में मैंने कोई अभी ना माइनस किया ना प्लस किया, कुछ नहीं किया, मैंने बस एक वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी है। ये मेरा पूरी क्लास का काम है। लेकिन मैंने नीचे बता दिया कि फ्रेंड क्लास जो है वो वाई है, अगर वो आपसे डाटा मांगे तो आपने बेझिझक उसे दे देना है, ठीक है, अच्छा रुकना इसमें नहीं है। एक अब और क्या होगा, चीज़, अब दूसरी तरफ लास्ट जी पे हम सेमीकोलन लगाएंगे इसके, जो ब्रैकेट हमने हाँ जी, लगाएंगे क्लास में। हर सी प्लस प्लस में लगाना है, ठीक है। नहीं नहीं, ये मेरा वो नीचे आपने वहां पे लगाया हुआ है फ्रंट क्लास के नीचे, जो हमारी लास्ट पे ब्रैकेट खत्म हो रही है उसके एंड पे। यहाँ पर अ, आप लगा के, नहीं नहीं, नीचे लास्ट पे जो आपने ब्रैकेट लगाई हुई है, करली ब्रैकेट। हाँ हाँ, अच्छा ये वो फिनिश किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मेरा फंक्शन फिनिश हो गया, उसके बाद सेमीकोलन नहीं आना। नहीं, लेकिन मैंने जो लेक्चर केएसटी का लिया था उसमें उन्होंने सेमीकोलन लगाया था। अब ये नहीं मुझे समझ आ रही थी कि वो इस क्लास के स्ट्रक्चर और नेटिंग डिफाइन किया था उसमें। अच्छा मैं इसको एक दफ़ा देख लेती हूँ, लेकिन इसमें जो है ना वो सेमीकोलन सिर्फ हम जब कोई भी लाइन एंड करते हैं ना उसको तब वहाँ पर टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पर लगाना नहीं कोई भी सेंस बनती है यहाँ पर लगाना, ठीक है। तो ये आप फिर भी इसको मैं ना इंटरनेट से कंफर्म करके आपको वॉइस नोट दे दूंगी उसमें, ओके ठीक है। ओके। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग अगर अब जैसे ए एक्स क्या था, सॉरी हमने यहाँ पर ए लिया, ठीक है। आप x ले लो या a ले लो, मैंने यहाँ पर वेरिएबल जो है वो a लिया था ना, तो यानी a मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पर इसे जो करते हैं ना हम लोग कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस करके भी बुला सकते हो, एम्परसेंड के साथ भी बुला सकते हो, ठीक है, लेकिन जो तरीका आपको आसान लगे। वो ये है कि जो फंक्शन हम एक क्लास में बनाते हैं वो फंक्शन हम दूसरी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे हम फ्रेंड क्लास कहते हैं, ठीक है। यानी मेरा बनाया हुआ फंक्शन या मेरी वैल्यूज या मेरा जो जितना भी डाटा है वो ये रिट्रीव कर सकता है, ये मांगे
तो हम पर्टिकुलर क्लास को दे सकते हैं, लेकिन उस क्लास को फ्रेंड करने के लिए बस हम फ्रेंड क्लास लिख सकते हैं और आगे कोई भी क्लास आपका नेम हो सकता है। ठीक है, ये मैंने वाई किया है, आप अपनी क्लास का कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें मैं ये बता रही थी कि आप इसे एम्परसेंड जो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू करके भी बुला सकते हो और आप इसको इस तरह से भी बुला सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, इसका ये तरीका होता है। अब दूसरा जो हमारे पास फ्रेंड्स फंक्शन होते हैं, फ्रेंड्स फंक्शन क्या होते हैं, वो स्पेशल फंक्शन होते हैं जो हम लोग असेस कर सकते हैं, प्राइवेट भी और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है, उसको भी मैं आपको थ्रू एग्जांपल समझाती हूँ। इमा बॉक्स का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि मैं उसको स्टार्ट करूंगी और उसमें मैं कहती हूँ एक डाटा टाइप ली और मैंने लेंथ उसकी बताई इज इक्वल्स टू 10 और मैंने टर्मिनेटर लगाया। फिर मैंने फ्रेंड्स वॉइड शो बॉक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये ग्लोबल फंक्शन होता है, इस फंक्शन को सब या इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ ये है कि एक फंक्शन जो है वो एक क्लास जो है वो अपना उसको इस्तेमाल कर सकती है, फ्रेंड हम जिसको कर देंगे वो इसको आपस में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो वाइट शो जो बॉक्स ए है वो क्या करेगा, वो सी आउट करेगा, इसकी लेंथ को सी आउट करवा देगा। ठीक है, ये जो हमारे पास क्लास है, और जब यहाँ पर हमने क्लास नेम लिखा था, अब सिर्फ हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, और आगे मैंने लिख दिया है बॉक्स ए, सॉरी बॉक्स। अब जब मैं दोबारा दूसरा फंक्शन को कॉल करूंगी उस प्रोग्राम में, वॉइड शो जो था वो मेरा फंक्शन नेम है और मैं कहती हूँ बॉक्स ए, और फिर मैं इसके आगे टर्मिनेटर लगाती हूँ, सॉरी इसके आगे मैंने खोला और मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ सी आउट ए डॉट लेंथ अब इज इक्वल्स टू एंड एल। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 10 को शो करवा देगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बेसिकली बॉक्स को एक तो हमने एट्रीब्यूट भी दिया है कि हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि जो ए है वो लेंथ के साथ शो करवाओ, तो फिर हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। वो लोग आपको कहते हैं कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई भी क्लास और फंक्शंस तो बनाने आते हैं ना, जब क्लास और फंक्शंस बनाए उसमें आपने सिंपली फ्रेंड के आगे अगर फंक्शन डाल दोगे तो वो फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड के आगे अगर क्लास डाल दोगे तो वो फ्रेंड क्लास है। यहाँ तक समझ आई? मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास मिरर तो नहीं कर रही? इसमें ऑब्जेक्ट का काम नहीं होगा क्लास में? अगर हम क्लास को वहाँ पे लेके जाते हैं मेन के फंक्शन में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ उसको लिंक नहीं करवाते? ओके। से जना मैं वो लिखवा रही हूँ, पहले क्लास फंक्शन का लिखो कि ये मेंबर ऑफ दी क्लास होते हैं। ठीक है, यूजेस ऑब्जेक्ट विद डॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं डॉट के साथ। मैंने अभी बॉक्स डॉट ए आपको करवा के दिखाया। ठीक है, उसके बाद याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, जो मेरा वो क्वेश्चन था मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा सी प्लस प्लस में ये क्लास है, क्लास का नेम। ये देखिए इसके लास्ट पे ना, ये जब कोड खत्म होता है इसके लास्ट पे ये एक सेमीकोलन आता है, तो ये मैं आपसे इसमें पूछ रही थी। और इसके अलावा क्लास में अगर हम ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं, तो उसका भी अगर आप बता दें कि किस तरह हमने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना होता है अगर किसी को कॉल करना हो। अच्छा इसके अंदर जी जी। देखो, जब हम फंक्शन चला रहे हैं ना तो फंक्शन को टर्मिनेट करेंगे, लेकिन देखो जब प्रोग्राम एंड होगा तब हम टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे। अभी देखो ये फंक्शन जो है वो एंड हुआ है, वॉइड मेथड नेम, और उसके आगे फिर हमने उसको, अब इसके बाद आप इंट मेन की बॉडी शुरू करोगे ना, तो इस वजह से यहाँ पर हमने उसको टर्मिनेट किया है। तो यहाँ पर टर्मिनेटर लगना है जब मतलब प्रोग्राम को हम एंड कर रहे हैं ना, वहां पर टर्मिनेटर हम नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं, अगर हम सिंटैक्स भी सिंपल लिखते हैं इसका, अगर क्योंकि आपने शॉर्ट में आ साइंटिक्स जाता है। देखा होगा, जी। रिटर्न जीरो पे टर्मिनेटर लगता है, फिर कर्ली ब्रैकेट के साथ वो
क्लोज हो जाता है। अभी आपको समझाती हूँ एक और एग्जाम्पल से। ठीक है, स्टार्ट से मैंने लिखा था कि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए। ठीक है, ये जो है ये हमारा यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने क्लास को बताया, इंट मेन नीचे चला गया क्योंकि फंक्शंस और क्लासेस जो है वो इंट मेन से ऊपर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लास जो है वो स्टूडेंट बनाई। ठीक है, एक क्लास बनाई, पब्लिक बनाई। इसमें मैंने क्या किया कि इसका बेसिकली काम क्या है कि इस क्लास में हमने नंबर्स को शो करवाना है। ठीक है, ये क्या कह रही है कि इसमें अपने नंबर्स को इस तरह से शो करवाना है। ठीक है, जो हम यहाँ इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं वो एज इट इज आता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से शो करवाना है और मार्क्स दिखाने हैं और फिर अगली लाइन में लेके जाना है। ये फंक्शन यहाँ तक हमें सिंपल फंक्शन है कि हमने यहाँ पर मार्क्स दिखाने। अब वो क्या कहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो एस है और एस अब क्या है यहाँ पर, एस जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डॉट जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है, ताकि हम जो हमारी फंक्शन है हम उसे कॉल कर सकें और फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, मार्क्स है। सॉरी, मार्क्स नहीं है, शो है, वो ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के साथ हमने मार्क्स को जोड़ दिया। ये हमारा जो स्टूडेंट एस है ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने दिखाया। ठीक है, और फिर हमने मार्क्स को बताया। उसके बाद हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो क्लास है फंक्शन है उसको बुलाते हैं और ये हमारा फंक्शन है। इस तरह से हमने इसको कॉल की और यहाँ पर फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, देखो ये तो कोडिंग के बेसिक्स हैं कि आप कैसे फंक्शन को बुलाओगे, कैसे करोगे। ठीक है, अगर हम उस टॉपिक को समझें तो उसमें सिर्फ इतना ही है, जो क्लास फंक्शन होता है वो इनसाइड उसके मेंबर्स होते हैं और वो क्लास इस्तेमाल कर सकती है, वो सब मेंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं वो मेंबर्स तो नहीं होते लेकिन फिर भी वो उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बस एक ये जो है एक आप कह लो कि उसको समराइज इसका ये फंक्शन है। ठीक है, और इसी तरह जो है हम लोग ना उसके लिए फ्रेंड फंक्शन के लिए भी करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर होंगे दोनों। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। बस आपको फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास का इतना डिफरेंस पता होना चाहिए और उनका साइंटिक्स पता होना चाहिए कि आपने कैसे उनको बुलाना है अपने कोड में। बाकी सारा कोड उसी तरह लिखा जाएगा। अच्छा, अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही थी ना, ये ना बंद हो। जी आ रही थी। मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिक्टेट करवाती हूँ या कोशिश करती हूँ कि मैं लिख लूँ ओके। ताकि साथ साथ आपको समझ आए। डिक्टेशन से ना समझ नहीं आ रहा। चीज रुकी, डायनेमिक का मतलब ये भी हो सकता है कि वो टू डायमेंशनल है और वो टू वे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको समझते हैं। स्टैटिक का ये कुछ पॉइंटर्स है, ये लिख लो, ये डिफरेंस आ जाए या क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। कंपाइल टाइम एलोकेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या मतलब है इसका, कंपाइल टाइम एलोकेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बता दिया वो प्रोग्राम 32 बिट्स का होना चाहिए, उस प्रोग्राम में इतनी कमांड्स होनी चाहिए, ये फंक्शंस यूज करने चाहिए। तो वो स्टैटिक है, वो कमाल टाइम है, यानी मैंने पहले से बता दिया कि आपने 32 बिट में ही काम करना है। ठीक है, डायनेमिक में क्या है कि ये रन टाइम एलोकेशन होती है। ठीक में क्या होगा कि आप उसी वक्त डिसाइड करोगे, कोई भी प्रोग्राम की कैद नहीं है कि आपने 32 बिट में ही इसको लिख के देना है। जिस तरह आप काम करोगे ये कस्टमाइज होता जाएगा। आपने छोटा प्रोग्राम लिखा, छोटा लिखा जाएगा, आपने बड़ा लिखा, ये ऑटोमेटिकली अपनी मेमोरी को वेरी करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। ठीक है, स्टैटिक में क्या होगा कि पहले से मेमोरी दे दी जाएगी, फिक्स्ड मेमोरी दे दी जाएगी। डायनेमिक में क्या होगा कि मेमोरी साथ साथ चेंज होगी। स्टैटिक में क्या होगा कि लीक नहीं होगी मेमोरी इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें लीक के चांसेस हैं। ठीक है, डायनेमिक में चांसेस हैं। अब मुझे कोई बता सकता है डायनेमिक में क्यों चांसेस हैं और स्टैटिक में नहीं है? स्टैटिक में फिक्स्ड है, स्टैटिक में ऑटोमेटिकली हर चीज खुद से डिलीट होगी, लेकिन डायनामिक में हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे जिनको हमें डिलीट करना होगा और उससे लीक करने का खर्चा होगा। ठीक है, तो
इसमें लीक नहीं होगा, इसमें लीक होगा। स्टैटिक जो है वो फास्टर होगा। क्यों फास्टर होगा? क्योंकि इसमें लिमिटेड मेमोरी है। मैंने 32 बिट दे दिया, अब 32 बिट में ही आपने प्रोग्राम लिखना है, जिसकी वजह से ये फास्टर होगा। ये स्लोअर होगा। क्यों? क्योंकि ये लार्ज है। हो सकता है मैंने इसको 100 बिट की अरे दे दिया, आपने बोला हो कि भाई 32 बिट है तो आप 6 अरे बनाए, 6 की उसकी लेंथ हो, लेकिन मैं इधर अपनी मर्जी से 100 की बना दूं, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है डायनामिक मेमोरी जो है वो स्लो होगी और स्टैटिक मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है। स्टैटिक मेमोरी में लीक नहीं होती और इसमें हमारे पास लीक के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे कीवर्ड्स, कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें न्यू कीवर्ड्स होते हैं। अब ये जो न्यू है ना, यहाँ पर ये सारा गेम होता है, क्योंकि इस वर्ड से ही इसको ये पता लगता है कि मैं एक डायनामिक मेमोरी हूँ और मैंने साथ साथ चेंज करना है जैसे जैसे यूजर मेरा प्रोग्राम लिखता जाएगा। इसकी एग्जाम्पल जो है वो कहते हैं, अच्छा इसमें ना आपको डिलीटेशन की भी जरूरत नहीं होती, नो डिलीट। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया आप एक पॉइंटर बनाओ के, पता है ना पॉइंटर्स कैसे बनाए जाते हैं? डाटा टाइप लिख के हम लोग स्टार डालते हैं और एक पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, उसका नेम लिख देते हैं, पॉइंटर होता है। तो इसमें पॉइंटर बनाना जरूरी होता है। वो पॉइंटर बनाना क्यों जरूरी होता है वो मैं अगले पॉइंट में आपको समझाती हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें हमने डिलीट करना जरूरी होता है। ठीक है, डिलीट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? डाटा लीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जो स्टैटिक है, अरे जो होती है। ठीक है, अरे जो है हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, और ज्यादातर हम 1 और 2 डायमेंशनल में काम करते हैं। अब स्टैटिक में मेरे पास अरे का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें मेरे पास एक अरे है जिसकी लेंथ 10 है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से बता दिया कि एक अरे बनाओ जिसकी लेंथ 10 है। लेकिन अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी कि इसमें मैं एक पैरामीटर क्रिएट करूंगी अरे का, और उसमें मैं बताऊंगी इज इक्वल्स टू न्यू इंट 10। ठीक है, अब ये न्यू से पता लगा कि कोई भी साइज हो सकता है। ये जो न्यू का की वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है और यही चेंज करेगा, और इसका एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, और अब हम लोग इसमें जो है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये जो है ये स्टैक मेमोरी यूज करता है। ठीक है, स्टैक मेमोरी जो होती है वो फिक्स्ड मेमोरी है, फिक्स्ड चेंज नहीं हो सकती, और ये हीप मेमोरी यूज करता है। ठीक है, ये दो चेंज, ये सारा टॉपिक आपका कवर हो गया। जितना भी इंपॉर्टेंट है इसका, जितने मर्जी क्वेश्चन आए ना, अब आपको समझ आएगी। इसका प्रोग्राम आना मुश्किल है, बस आप एग्जाम्पल में प्रोग्राम लिख सकते हो, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, अब मैं ना अभी आप लोगों से एक एक करके पूछूंगी ये जो पॉइंटर्स मैंने लिखवाए हैं, क्योंकि ये आप अगर लिख लो तो ये आपको एग्जाम में याद भी हो जाएंगे। बेशक वो डायनामिक पूछे, मेमोरी पूछे, सारे पॉइंटर्स हमने लिख लिए। बस आपने ये कहना है कि ये स्लोअर इसलिए होता है क्योंकि ये लार्जर होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, इसलिए स्लोअर होता है। अगर वो पूछते हैं कि आपका क्या रीजन है कि मेमोरी क्यों स्लो होती है, अब मैं आपको स्टैटिक का लिखवा रही हूँ। ठीक है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, void फंक्शन 1। ठीक है, और मैंने इसमें अरे का साइज लिख दिया ठीक है, उसके बाद मैंने सी आउट करवा दिया अरे को, ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इंट मेन लिखा, और अच्छा अभी मैं ना उसका ध्यान नहीं दे रही, टर्मिनेटर्स लगा रही है नहीं, मैं जल्दी जल्दी, मेरी कोशिश है कि मैं कर दूं, और मैं फंक्शन 1 को कॉल करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और रिटर्न मैंने 0 दे दिया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये स्टैक मेमोरी है, स्टैक में पता है ना स्टैक का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक ऊपर। तो स्टैक की जो एक डिफॉल्ट चीज होती है वो यहाँ वॉइड मेन से शुरू होती है, एक स्पेस उसने दी होती है। उसके बाद जब मैं फंक्शन शुरू करती हूँ तो फिर यहाँ पर एक और मेमोरी बनेगी और ये सो ऑन रन करता जाएगा। ठीक है, ये स्टैटिक में काम हो रहा है। एक दफा जब ये फंक्शन पूरा रन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये खुद इनको डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये स्टैटिक मेमोरी में होगा। ठीक है, अब आपने डायनामिक मेमोरी में क्या होगा, डायनामिक मेमोरी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह होगी, लेकिन इसके प्रोग्राम में एक छोटी सी चीज आएगी, वो ये है कि आपने एक और फंक्शन बना लेते हैं, void फंक्शन 1 ही रख लें या 2 रख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है,
और इसमें मैंने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया इंट n, और फिर मैंने अब यहाँ पर डायनेमिक देखिए टू वे कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, तो हम इधर से क्योंकि अब मुझे पता नहीं है, तो अगर हम यूजर से ले रहे हैं डाटा तो हम बोलते हैं कि अपना रोल नंबर इंटर करें, ठीक है, जैसा हम लोगों के एग्जाम्स में आता है। तो सी इन उसके लिए यूज होगा, वो कहता है कि सी इन एन करें, यानी एन की वैल्यू लेकर आए यूजर से, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक पैरामीटर क्रिएट करती हूँ। अब मैं पैरामीटर क्यों क्रिएट कर रही हूँ, कोई मुझे बता सकता है? मैं जरा देखूं चैट्स में, किसी को पता है मैंने पैरामीटर यहाँ पर डायनामिक मेमोरी में क्यों क्रिएट किया, क्यों करना जरूरी है? ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें मैं समझाती हूँ कि क्यों करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायनामिक जो है वो हीप मेमोरी यूज़ करता है। हीप समझो बहुत लार्ज है, कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है, ठीक है? ये नहीं कि अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। हम स्टैटिक मेमोरी के सॉरी स्टैक मेमोरी के अगर हम इसको कंपेयर करें, तो ये क्या होता है कि शुरू ये प्रोग्राम इसी तरह होगा, वॉइड का एक फंक्शन जो है वो स्टैक में चलेगा, फिर फंक्शन इधर आएगा। लेकिन अब इसको चलने के लिए, इसकी मेमोरी को अनलिमिटेड करने के लिए, इसकी मेमोरी ताकि वेरी करे, मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी को डायनामिक मतलब इसका है कि टू वे है, ठीक है, दो चीजों को आपस में लेकर चल रही है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये पैरामीटर क्रिएट किया, ठीक है। पैरामीटर क्रिएट करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टाइप लिखो, स्टार लिखो, वो करो, और पैरामीटर हमने क्रिएट कर दिया, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। न्यू इंट एन के ये हमारे पास जो अरे है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा इस तरह प्रोग्राम, एक लूप चला देती हूँ, फॉर इंट I is equals to 0, I is less than n and I plus plus, ठीक है। और उसके बाद मैं कहती हूँ ये जो मैंने पैरामीटर बनाया ptr, ठीक है, पैरामीटर का कोई भी नाम हो सकता है, परेशान नहीं होने की पैरामीटर ये होगा, ठीक है। ये मैं इसको रिम कर लेती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। कोई भी पैरामीटर का नाम हो सकता है, तो ये नहीं घबराना कि पैरामीटर का नाम, भाई सॉरी पॉइंटर है, ये पैरामीटर नहीं है, पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर क्रिएट किया मैंने। पॉइंटर क्यों क्रिएट किया, ताकि हीप और स्टैक को मैं आपस में जोड़ सकूं, ठीक है। इसको आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक पॉइंटर क्रिएट किया। पॉइंटर जो है वो स्टार लगा के क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने पॉइंट यहाँ पर जो मेरा रिम करके जो मेरा पॉइंटर है, मैं उसको बताऊंगी कि इस फंक्शन में बेसिकली आपने क्या करना है, इस अरे में बेसिकली आपने क्या करना है। तो i प्लस 1 करना है, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को बंद कर दूंगी, और फिर मैं एक कमांड दूंगी, डिलीट रैम। अब मैंने डिलीट क्यों करवाया, ये तो कोई बताया, ये तो अभी मैंने बताया भाई। डिलीट क्यों किया मैंने इसे, पिछले प्रोग्राम में तो मैंने कुछ डिलीट ना हो, ठीक है। वेरी गुड मुबशर, इसलिए कि हमने इसको क्यों डिलीट किया, ताकि हमारी मेमोरी लीक ना हो। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है पॉइंट है, मैंने कनेक्ट करने के लिए हमने पॉइंटर बनाया, अब उसे डिलीट करना जरूरी है, बाकी खुद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपका स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट है, जो आपने समझना है और करना है। एक टॉपिक हम लोगों ने और कर लिया, उसके बगैर हमारा बस एक, इसके अलावा हमारे पास अरे रह गया इम्पोर्टेंट, और हमारा पॉइंटर्स रह गया, बाकी वो मेरे साथ शेयर करेंगे, तो फिर मैं उसके नोट्स वगैरह बना के रखूंगी। आज की क्लास आई होप कि आपको समझ आई होगी, और नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें। और बाकी अब जैसे आपको समझ आ गया, तो अपने हैंड्स आउट से गो थ्रू करोगे, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आज का जो फर्स्ट सेशन था CS201 की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट क्लास थी, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप ये देख लें, ठीक है। इनमें से हाफ आज डिस्कस हो गया, हाफ इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें स्टैटिक एंड डायनामिक की मेमोरी लोकेशन हमने कर लिया है, क्लास ऑब्जेक्ट कर लिया है, फंक्शंस हमने कर लिए हैं, फ्रेंड फंक्शन कर लिए और क्लास फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्दर ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ओके। इसके अलावा
ये फाइनल टर्म शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें आपको 23 से 25 में बताया गया कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, डायरेक्टिव क्या होते हैं, मैक्रो, ये सारा उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट 26 से लेके 45 तक जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर इसमें जो भी सारा है वो सारा इसमें आपको बताया गया। अगर आप ये फाइल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगी। ग्रुप का लिंक है जो वो आपको यूट्यूब के बायो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, बायो में, डिस्क्रिप्शन में नहीं। उसके अलावा ये आपको विजू जुनेद एंड विजू वकार के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनकी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बस आपने क्या करना है, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, वो भी मैं बता देती हूँ किस तरह करना है। हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्विज हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, यूट्यूब पे आना है, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे ही आप आएंगे तो आपने यहाँ पे आके सर्च कर लेना है विजू गाइडेंस बाय स्फेरा, ठीक है। टॉप पे आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये टॉप में ही आपको मेरा मिल जाएगा यूट्यूब का चैनल, ठीक है। तो आपने इस पर सिंपली आके इसको प्रेस करना है, ओके। और ये देखें इसके टॉप में ही आपको ये लिंक व्हाट्सएप का मिल जाएगा। आप इस पर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ये देखिए यहाँ पे इसको प्रेस करें और आप इसके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी। इसके अलावा यहाँ पे CS 101 की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे भी वीडियो बनाई गई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प की जाए तो वो भी आप बताइएगा कमेंट में लास्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो काइंडली कमेंट में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस जो है वो हमसे खुश है, हमारी चीज़ों को लाइक मतलब कि अच्छा समझ रही है, हम उनके लिए मज़ीद मेहनत करके उनके लिए प्रिपरेशन वीडियोज़ बनाएं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने किस तरह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और सीक्रेट वे क्या है 3.8 प्लस CGPA लेने का, ये 2-3 वीडियोस यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक और होगी स्मार्ट लर्निंग किस तरह आपने करनी है गूगल AI को यूज़ करते हुए, और ये भी वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा कि वीडियो में फाइनल टर्म में किस तरह आपने पास होना है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं, तो ये भी वीडियोस लास्ट में देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।